बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपसे अर्ज़ करें कि एक तो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने बताया कि जी उनके हवाले से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी थे। और प्लान ए के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे रास्ते से हटाने का प्लान था जिसमें 4 लोग शामिल थे और वो मैंने एक वीडियो बना के महफूज जगह पर रखवा दी थी। और जब मैंने जलसे में उसका ज़िक्र किया तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकी। और उसके बाद उन्होंने कहा प्लान बी ये था कि तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर किसी मजहबी जुनूनी के थ्रू मुझे एलिमिनेट कराने की कोशिश की जाए और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है। तो प्लान बी भी उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूट नहीं हो सका। और प्लान सी उन्होंने कहा अब इनके पास एक और है जिसके ऊपर ये अमल दरामद कराना चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके लीडर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से उन्होंने कहा है कि ज़रदारी ने कत्ल कराने के लिए एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए हैं और ताकतवर लोग सहूलतकार हैं। ये इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है। और इस सारी गुफ्तगू में मैं ये देख रहा था कि लंदन से राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी का कोई इरादा है नहीं, लेकिन जिस तरह की बातें या जिस तरह के बयानात वो देते हैं उससे एक दफ़ा दिल में ये आता है या जहन में ये आता है कि उनको गिरफ़्तार करना चाहिए ताकि पता लग जाए एक दफ़ा कि क्या तूफ़ान आएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस तरह की बात करते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी होगी तो फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि उसका रद्द अमल बहुत शदीद होगा। तो राना सनाउल्लाह उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि वो रद्द अमल कितना शदीद होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। अब जो सूरत हाल है, दूसरी तरफ फवाद चौधरी का जो फ़िज़िकल रिमांड के लिए पुलिस ने दोबारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में अप्लाई किया था, तो अदालत ने कहा है कि मज़ीद रिमांड देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रिमांड पुलिस इस वजह से लेती है या अदालत इस वजह से पुलिस को रिमांड पर मुलजिम को देती है क्योंकि अगर तफ्तीश की गुंजाइश मौजूद हो। क्योंकि जब एक FIR होती है तो उसकी तफ्तीश तो होनी होती है और उस तफ्तीश में पुलिस ने तयन करना होता है कि मुलजिम बेगुनाह है या गुनहगार है और कोई एविडेंस गैदर करना होता है, कोई सबूत, शवाहिद, कोई चीज़ें इस तरह की जो हैं जो केस से जुड़ी हुई हैं उनको सफ़ाए मिसल पे, रिकॉर्ड पे लाना होता है। तो उसके लिए वो क्योंकि मुलजिम से तफ्तीश करना चाहते हैं तो वो अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि फ़िज़िकल रिमांड पे पुलिस के हवाले मुलजिम को कर दिया जाए। अब वो कोई भी क्रिमिनल केस हो, मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड मिल सकता है तफ्तीश की खातिर पुलिस को। किसी भी मुलजिम का 15वें दिन उसने जेल जाना ही होता है। लेकिन जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक़ है, उनके घर वालों को, उनके भाई साहब को, उनकी बेगम साहिबा को ये ख़दशात थे कि अगर फ़िज़िकल रिमांड पे पुलिस फवाद चौधरी को अपने पास रखेगी तो उनको मिसट्रीट किया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जा सकता है। और पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके ऊपर मुकदमात बने और वो पुलिस रिमांड में थे तो उनके हवाले से इस तरह की बातें सामने आई भी हैं और उन्होंने कहा है कि हम पर तशद्दुद हुआ है, चाहे वो आज़म सवाती हैं, चाहे वो शहबाज गिल हैं। और आपको याद होगा कि शहबाज गिल ने जब कहा था कि मुझ पर पुलिस रिमांड के दौरान तशद्दुद हुआ है तो उसी के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने जलसे में तकरीर करते हुए जज ज़ेबा का हवाला दिया था, जिसके बाद खान साहब पे तौहीन अदालत लग गई थी। तो इमरान खान का बुनियादी नुक्ता उस वक्त यही था कि जज साहिबा को पता था कि मुलजिम ये कह रहा है कि पुलिस रिमांड के दौरान मुझ पर तशद्दुद हुआ है और उसके बावजूद जज साहिबा ने पुलिस रिमांड एक्सटेंड कर दिया। तो ये तनकीद इमरान खान ने की थी और उन्होंने कहा था कि जज साहिबा का फ़ैसला बदनीयती की बुनियाद पर मबनी था, लिहाजा हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। लेकिन फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का मामला शुरू हो गया था। तो वो एक जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए फवाद चौधरी साहब के जो वकला हैं, उनके भाई साहब ख़ुद उनके वकील हैं, तो उनका बहुत ये ख़दशा था कि पुलिस रिमांड से किसी तरह फवाद चौधरी को निकाला जाए। क्योंकि पुलिस जो है वो बराह रास्त हुकूमत के नीचे है और हुकूमत जो है वो इस वक्त PDM की है। तो पुलिस तो वही करेगी जो PDM कहेगी और अगर PDM चाहेगी तो पुलिस फवाद चौधरी के साथ कोई गैर मुनासिब, नामुनासिब रवैया, सलूक, कोई फ़िज़िकल टॉर्चर, इस तरह की हरकतें करेगी। लिहाजा इस वजह से इनको जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया जाए। तो वो आज मैं देख रहा था मनाज़र, उनके ख़ानदान वाले बड़े खुश थे, उनकी बेगम
बेगम साहिबा, उनके भाई साहब और दीगर लोग, और वो इस बात पर खुश थे कि फ़िज़िकल रिमांड मज़ीद नहीं दिया अदालत ने, और अदालत ने कहा कि मज़ीद तहकीक व तफ्तीश ऑन पार्ट ऑफ द पुलिस और द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा अब आप इनको जुडिशल रिमांड पर, यानी कि अदालत कन्विंस्ड है कि फवाद चौधरी का जो केस है, जो FIR का इंदराज है, उसमें मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। अब मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उनको जेल भिजवा दिया गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि कुछ दिनों में फवाद चौधरी साहब के जो वकला हैं वो उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करेंगे, ज़मानत बादस गिरफ्तारी जिसको कहते हैं, और उसमें यकीनी तौर पे वो अदालत के सामने ये दलाइल रखेंगे कि ये FIR जो है, नंबर 1 ये बदनीयती की बुनियाद पर मबनी है, नंबर 2 बगावत का कोई एविडेंस नहीं है, नंबर 3 उनका जो स्टेटमेंट है वो उन इंग्रेडिएंट्स को कंस्टिट्यूट नहीं करता जो ऑफेंसेस FIR में लगा दिए गए हैं, नंबर 4 इन इल्ज़ामात में मज़ीद तहकीक की गुंजाइश है। तो मैं एक वकील की हैसियत से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पोस्ट अरेस्ट बेल का जो टेस्ट अदालत के सामने होता है ना, जिसकी बुनियाद पर अदालत फ़ैसला करती है कि ज़मानत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो बुनियादी तौर पे पोस्ट अरेस्ट बेल यानी कि ज़मानत बादस गिरफ्तारी का फर्दर इंक्वायरी होता है। टेस्ट के फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है या फिर सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद है जो मुल्ज़िम के गिल्ट को इस्टेब्लिश करता है। अगर तो अदालत को लगता है कि सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद है कि जो FIR की प्रोविजंस हैं उसको सपोर्ट करने के लिए सबूत और शवाहिद और मवाद मौजूद है, तो फिर वो पोस्ट अरेस्ट बेल डिक्लाइन कर देते हैं। लेकिन अगर अदालत को लगता है कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इनको सपोर्ट करने के लिए सबूत या शवाहिद मौजूद नहीं हैं और इल्ज़ामात बदनीयती की बुनियाद पर लगा दिए गए हैं और मुकदमे में मज़ीद तहकीक की गुंजाइश है और अपेरेंटली जो गिल्ट है वो इज़ नॉट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑन द रिकॉर्ड, तो फिर वो पोस्ट अरेस्ट बेल अलाउ कर भी देते हैं। तो फवाद चौधरी के केस में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ज़मानत बादस गिरफ्तारी फाइल की जाएगी, उस पर बहस होगी और ये वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अदालत में पेश किए जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ फ़ारूक हबीब साहब ने जो फवाद चौधरी को पुलिस वाले लेकर जा रहे थे इस्लामाबाद, और उस टाइम पे लाहौर हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर रहा था कि उनको अदालत में प्रोड्यूस किया जाए, तो फ़ारूक हबीब साहब ने उस काफ़िले को रोकने की कोशिश की थी काला शाह काकू इंटरचेंज पे, और उसकी एक FIR हो गई है। अब उस FIR में जो इल्ज़ामात हैं फ़ारूक हबीब पर वो लगाए गए हैं कि जी इन्होंने डकैती की है। अब डकैती तो समझ नहीं आती है, मतलब कि आप ये कहें कि जी एक पुलिस का कारवान जा रहा था और उसको रोकने की कोशिश की है, कार्य सरकार में मुदाखलत की है, तो वो किसी हद तक आप उस चीज़ के हवाले से अदालत में एक मुकदमा पेश कर सकते हैं, और वो फ़ारूक हबीब का फिर राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करें कि वो कार्य सरकार में मुदाखलत थी या नहीं थी। और लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो वो पुलिस वालों को ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जी आप उस अदालत के फ़ैसले की पासदारी करें। लेकिन पुलिस का अपना एक इस्तेहकाक है, वो पुलिस कह सकती है कि जी हम अपने हायर अप्स के जो भी हमारा था हुक्म उसको फॉलो कर रहे थे, और उसमें फ़ारूक हबीब गाड़ी के आगे आए और उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की है। तो मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि अगर मैक्सिमम पुलिस को इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा सकती थी तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा सकती थी, और उस हवाले से मैक्सिमम अगर पुलिस चाहती, जो कि वैसे आजकल बहुत कुछ चाह रही है और बहुत कुछ कर रही है, तो कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चे का इंदराज कर सकती थी। लेकिन ये जो डकैती लगा दी है फ़ारूक हबीब साहब पे, और असलहा उन्होंने कहा है कि सरकारी असलहा छीन लिया है, डकैती की है, और वायरलेस छीन लिया, वायरलेस उनका जो होता है फ़ोन वॉकी टॉकी आई डोंट नो कहते हैं, वो भी छीन लिया। वो तो अब वीडियो तकरीबन पूरे पाकिस्तान ने देखी है, और उसमें फ़ारूक हबीब साहब जो कुछ कर रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है। तो उसमें जो डकैती का एलिमेंट है, डकैती का एलिमेंट तो उसमें कहीं नहीं है। उसमें प्रोटेस्ट है, उसमें एहतजाज है, उसमें वो गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको नहीं ले जा सकते, लाहौर हाई कोर्ट बुला रहा है तो आप इनको वहाँ पर पेश करें। वो ये कहते हुए भी नज़र आए हैं कि मेरे ऊपर से गाड़ी गुजार कर लेकर जानी पड़ेगी आपको। इस तरह की बातें तो उसके अंदर मौजूद हैं, और फिर वहाँ पे थोड़ी सी धक्कम पेल हुई है, वो भी उसके अंदर नज़र आ रहा है। लेकिन डकैती वाला तो कोई सीन नहीं है वहाँ पर। और सरकारी असलहा छीनने का मतलब कि इतने कमज़ोर वो पुलिस वाले थे कि उनका सरकारी असलहा फ़ारूक हबीब ने छीन लिया उस टाइम पे, और उसके बाद डकैती भी हो गई, और उसके बाद फिर उनका वायरलेस भी छीन लिया। तो ये कैसे पुलिस वाले थे?
जिनका असला भी छीन लिया और जिनके साथ डकैती भी हो गई और जिनका वायरलेस भी छीन लिया। तो ये एक FIR का जो मतन सामने आया उसमें जो इल्ज़ामात हैं वो आपके सामने है। बस सब क्या कह सकते हैं इसके ऊपर। और बाकी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने आया है जिसे पढ़कर मैं ये सोच रहा था कि डार साहब आने से पहले कहते थे हमारे आने की बरकतों से डॉलर नीचे चला गया, आते साथ ही आप देखें इतने 100 अरब कर्जा पाकिस्तान के ऊपर कम हो गया। लेकिन डॉलर ने कल एक दिन में जो 25 रुपए की छलांग लगाई थी उसके बाद मज़ीद 7 रुपए की छलांग लगाई है और इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 262 पे और ओपन मार्केट में 268 पर है। और कल जो 25 रुपए की छलांग थी उसके बाद बैनुल-अक़वामी कर्ज़े जो पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के ऊपर है उनमें 2500 अरब रुपए इजाफा हो गया था। और अभी मज़ीद जो 7 रुपए की छलांग लगी है उससे उन कर्ज़ों में मज़ीद और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और इकॉनमी आपसे संभाली नहीं जा रही है, डॉलर की प्राइस आपसे संभाली नहीं जा रही है, IMF के सामने आप मजबूर हैं। और वो जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं, बातें ये हो रही हैं कि महंगाई का एक और बम गिरने वाला है, अवाम के ऊपर 200 अरब रुपए का एक मिनी बजट आप और लेकर आने वाले हैं। और आप कहते हैं कि जी ये मुल्क अल्लाह के नाम पर बना था और अल्लाह ताला जो है इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे या इसकी तरक्की होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये फरमाते हैं क्या अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलते हैं जिस कौम को अपनी हालत के ख़ुद बदलने का ख्याल ना हो। या तो आप उसके लिए एक सिंसियर एफर्ट चाहिए ना, उसके लिए एक नीयत चाहिए, मेहनत चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, सिमत चाहिए, नीयत चाहिए और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके एफर्ट्स में बरकत डालते हैं तो आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वो कर ही नहीं रहे हैं जो कंडीशन प्रेसिडेंट खुदाए बुज़ुर्गों बरतर ने रखा है कि सबसे पहले एफर्ट तो करो, नीयत तो करो, कोशिश तो करो ईमानदारी के साथ, अगर वो चीज़ें एब्सेंट हैं तो फिर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि उस कौम की हालत नहीं बदलती जिस कौम को ख़ुद अपनी हालत आप बदलने का एहसास ना हो। तो हमारे जो करतूत है वो तो हमारे सामने है, इकॉनमी जो है वो तो हमारे सामने है, चीज़ें तो हमारे सामने है जैसे मैंने आपसे कहा। तो दूसरी तरफ अब आप हवाले ये वाले दे रहे हैं। तो अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स हैं, अजीबोगरीब सूरत हाल हैं और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिशें हैं और इसी तरह ये मामलात आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आने वाले दिनों में जो मेरे पास ख़बरें आ रही हैं वो यही है कि सिचुएशन पॉलिटिकली मज़ीद टर्मोइल की तरफ जाने वाली है, केओस और ज़्यादा होने वाला है, गिरफ़्तारियों के सिलसिले बढ़ने वाले हैं, मुकदमात के अंदराज के सिलसिले बढ़ने वाले हैं, एहतजाज का सिलसिला बढ़ने वाला है। इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रहा है हुकूमत की सतह पर और एक मुनासिब वक्त और मौके का तयन किया जा रहा है, करने की कोशिश की जा रही है, उसकी मुतलाशी है ये हुकूमत। और वो ये चाहते हैं कि जब भी जैसे भी वो मौका मिले उस टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को फौरी तौर पे अवेल किया जाए या सीज़ किया जाए। लेकिन वो कब होगा ये फ़ैसला वो कर रहे हैं, ये बातें हो रही हैं। और फिर जो भी उसके ख़िलाफ़ आकर खड़ा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से उनकी भी फौरी तौर पर गिरफ़्तारी के प्लान्स मौजूद हैं। और फिर जो लोग एहतजाज करेंगे उनसे कैसे निपटा जाएगा उस हवाले से भी बातचीत हो रही है। तो ये सब कोई और फिर इस वक्त अब ये ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि जो इंतखाबात हैं अक्टूबर 2023 में अदरवाइज शेड्यूल थे उनको भी अब ये हुकूमत सोच रही है कि मज़ीद डिले करना है वन वे और दी अदर, चाहे वो मरदमशुमारी का बहाना लगाएं या कोई और बहाना लगाएं, इंतखाबात को आगे लेकर जाना है। इन द मीन वाइल इमरान खान की नाअहली से लेकर गिरफ्तारी तक के ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन करने के हवाले से गौर हो रहा है। और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना सिचुएशन इसी हवाले से डिस्कस हो रही है और इसमें मुल्क के लिए मुझे कोई इतने अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे। कौम के लिए, अवाम के लिए, हम सब के लिए, इकॉनमी के लिए, हमारी सोशल इश्यूज़ के लिए, हमारी सियासत पॉलिटिक्स के लिए, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो इमेज जाएगा उस हवाले से, या इकोनॉमिक ये जो प्रॉब्लम्स और डॉलर की उड़ान और डिफ़ॉल्ट और 200 अरब रुपए का मिनी बजट, ये चीज़ें सारी जो हैं इसमें कोई अच्छे मामलात सामने आने वाले दिनों में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे कि चीज़ें यहाँ से बैक ऑफ हों,
अल्लाह करे कि एक रिवर्स स्केल लगे, अल्लाह करे कि यू टर्न हो, अल्लाह करे कि जो आइन और कानून की मंशा है उसको अडॉप्ट किया जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए, और उसके मुताबिक चीज़ों को सिर्फ अगर हम बतौर कौम मनहसल कौम मुख्तलिफ सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स बाशमूल इस्टेब्लिशमेंट ये डिसाइड कर लें कि जो आइन की मंशा है उसके मुताबिक हमने रियासत के अमूर को आगे चलाना है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर रियासत से ज़्यादा सियासत को तरजीह दी जाती है, और उसके नतीजे में फिर पूरी कौम, पूरी अवाम, 22 करोड़ लोग सफ़र करते हैं और मुल्क भी सफ़र करता है। और 2023 में होते हुए हमारे जो हालात हैं उनको तशबीह दी जा सकती है उन हालात से जो तरक्की याफ्ता ममालिक में आज से 250, 300, 350 साल पहले हुआ करते थे। ये मैं अक्सर कहता हूँ। आज के व्लॉग में इतना ही। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।